हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। अब यहाँ नेक्स्ट गैस लॉ जो है वो चार्ल्स लॉ है, लेकिन उसके पहले हमें पढ़ना है बॉयल्स लॉ के ग्राफ। तो ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ पढ़ना है। तो देखिए बॉयल्स का कहना था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। बॉयल्स का क्या कहना था कि वॉल्यूम प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो उसी से हमने इक्वेशन बनाया था PV इज इक्वल टू K, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of gas is constant at constant temperature। तो ये बॉयल्स का और एक स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी के बेसिस पे हमें ग्राफ निकालना है। तो पहले इक्वेशन से ग्राफ निकालते हैं, इस इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ हमने बनाया ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, इसके ऊपर लिखते हैं हम प्रेशर, इसके ऊपर लिखते हैं हम वॉल्यूम। तो यहाँ टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर T। अब देखिए प्रेशर को वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब देखिए यहाँ ग्राफ इस तरह से आएगा, ये नेचर का ग्राफ आएगा। मतलब जिस तरह से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इस तरह वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये हाइपरबोला नेचर का ग्राफ मिलता है प्रेशर वॉल्यूम का। अब मान लीजिए हमने लिया है टेम्परेचर T1 कांस्टेंट टेम्परेचर। अब T1 टेम्परेचर पे लिया है, अगर हम एक T2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर हम T3 कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हैं तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर और यहाँ T1 लेस देन T2 लेस देन T3, मतलब T1 से T2 का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ग्राफ का नेचर क्या है, हाइपरबोला है, सेम ग्राफ नेचर है। तो ये मिलता है बॉयल्स लॉ का ग्राफ अगेंस्ट द प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसमें दूसरा तरीका है, दूसरा एक ग्राफ मिलता है, दूसरा ग्राफ मिलता है, सेकेंड ग्राफ। सिमिलरली यहां हमने लिया प्रेशर और इस एक्सिस के लिए हम 1/T, मतलब वॉल्यूम इनवर्स में लिया है। और यहां भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, यहाँ भी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ वॉल्यूम इनवर्स है, प्रेशर इंक्रीजिंग लिया है या वॉल्यूम को इनवर्स लिया है, तो ग्राफ का नेचर बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मान लीजिए ये लिया हमने T1 टेम्परेचर, तो ये T2 T3, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यहाँ टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रखा है, उसके बाद फिर से हमने ग्राफ निकाला टेम्परेचर T2 कांस्टेंट पे, फिर से निकाला हमने टेम्परेचर T3 कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह से आपको प्रेशर और वॉल्यूम, इनवर्स वॉल्यूम के आगे ग्राफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इसमें और एक ग्राफ होता है जिसमें हमने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ हमने प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम P और यहाँ लिखा P, तो यहाँ क्या आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा एट T1 टेम्परेचर, T2 T3। तो यहाँ भी प्रेशर विद द इंक्रीजिंग प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है फिर भी प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर हम इस प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम कर देते तो भी ये ग्राफ सेम आएगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, तो ग्राफ सेम ही आएगा। तो इस तरह से आपको 3 टाइप के गैसेस ग्राफ मिल सकते हैं बॉयल्स लॉ के अगेंस्ट। नेक्स्ट लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। तो पहले हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा है, अब नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये भी एक सेकंड गैस लॉ है। इसमें चार्ल्स का क्या कहना था, वॉल्यूम ऑफ given mass of gas is increase or decrease by 1/273 of its initial volume at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कहना था चार्ल्स का कि किसी भी गैस का अगर हमने वॉल्यूम लिया है तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस में हमने जो वॉल्यूम लिया है वो विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसी इनिशियल वॉल्यूम के 1/273 बढ़ेगा, या 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जो हमने वॉल्यूम लिया है वो विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो फॉर एवरी degree rise or fall in temperature at constant pressure। मतलब चार्ल्स का क्या कहना था कि अगर मान लीजिए कंसीडर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ gas at 0 डिग्री सेल्सियस is V0। मान लीजिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम लिया है V0। अब चार्ल्स का क्या कहना था, ये जो V0 वॉल्यूम लिया है, V0 वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम है, अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हमारा इनिशियल टेम्परेचर है, अब इसको हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, तो शुरुआत का वॉल्यूम कितना था V0। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा V1। मतलब ये V1 क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने कितना वॉल्यूम लिया था V0, अब टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम कितना बना गैस का, V1 बना। तो V1 कितना है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो V1 इज इक्वल टू, तो पहले हमें V1 निकालना है, तो V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V0, तब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, अब टेम्परेचर कितना हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम कितना बना है V0 से V1 बना है, तो V1 कितना होगा, अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम, चार्ल्स का क्या कहना था 0 डिग्री सेल्सियस का जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम होगा, उसमें भी इंक्रीज होगा, उसमें कितना इंक्रीज होगा, इनिशियल वॉल्यूम के 1/273। अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसी में ऐड होगा, इसी में इंक्रीज होगा, कितना होगा इनिशियल वॉल्यूम के 1/273, इनिशियल वॉल्यूम के 1/273, और कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो V1 इज इक्वल टू आएगा V0 प्लस, तो ये बन जाएगा V0 इंटू 1/273, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। अब देखिए V0 को कॉमन निकालते हैं तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V0 इंटू 1 प्लस 1/273, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/273, तो V1 इज इक्वल टू, या तो इसको इतना ही रख सकते हैं, ये आपका मिलेगा V1। मतलब पहले हमारा था V0 वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा वॉल्यूम बना V0 इंटू 1 प्लस 1/273। अब इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर को धीरे धीरे 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस करते करते अगर टेम्परेचर को हम और ज्यादा इंक्रीज करते तो
वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ, इनिशियली हमारा टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त वॉल्यूम कितना था V0। अब हमने टेम्परेचर कितना किया 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम बना हमारा V1। तो V1 का वैल्यू आया V0 × 1 + 1/273। अब टेम्परेचर को हमने 1 से 2 कर दिया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसा करते 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 हम कहाँ पहुंचे 273 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारा टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, तो V273 मतलब ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा वॉल्यूम है। तो इनिशियल वॉल्यूम था V0, इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, वहां से हमने इंक्रीज करते 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 273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। अब 273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना बना है V273। तो ये V273 का वैल्यू कितना आएगा, तो V273 इज इक्वल टू हमारा, हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0। अब इसी इनिशियल वॉल्यूम में क्या होगा, ऐड होगा कितना, इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ेगा वो ऐड होगा। अब कितना बढ़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम के 1/273, जो शुरुआती का वॉल्यूम है उसमें उसी का 1/273 पार्ट बढ़ेगा। अब ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है 273 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। अब 273 यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो V273 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 इंटू 273 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 अपॉन 273। अब 273 डिवाइडेड बाय 273 करेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ V0 को कॉमन निकालते हैं, V0 इंटू 1 प्लस, अब 273 से 273 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 2, तो V273, 2 से V0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2V0। मतलब शुरुआत में हमारा वॉल्यूम कितना था V0, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर हमने कितना कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया। शुरुआत में जितना वॉल्यूम था उससे क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। अब हम अगर इसको डिक्रीज करते हैं, मान लीजिए हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर को डिक्रीज करके मतलब 0 से नीचे जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसा करते करते हम पहुंच गए -273 डिग्री सेल्सियस पे। तो V -273 मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनिशियल वॉल्यूम था हमारा V0, इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, अब उसके नीचे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो कितना डिक्रीज कर रहे हैं, अप टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो V -273 डिग्री सेल्सियस, ये मतलब क्या होगा, ये -273 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है गैस का, उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम लिया है हमने। अब इसमें क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम तो हमें पता है कितना है V0। अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर घटने के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यहां लिखेंगे हम इनिशियल वॉल्यूम का 1/273। अब ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है -273 डिग्री सेल्सियस। अब V -273 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा V0 इंटू V0 प्लस V0 इंटू -273 डिवाइडेड बाय 273। अब V0 को कॉमन निकालते हैं, V -273 इज इक्वल टू V0 इंटू, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, और 273 से -273 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। अब प्लस माइनस माइनस, तो V -273 इज इक्वल टू V0 इंटू कितना आ जाएगा 0, तो V -273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब शुरुआत में हमारा वॉल्यूम कितना था V0, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को हमने क्या किया है, कम किया है, कितना कम किया है 273 डिग्री सेल्सियस तक कम किया है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा
कम होगा। तो शुरुआत का वॉल्यूम V नॉट था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब वॉल्यूम कम हुआ है। अब यहां एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर के लिए लेते हैं, अब यहां एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर के लिए लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम, वॉल्यूम एट 273, वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम लिया था वो कितना आया था V273 इज इक्वल टू 2V0, यह आया था। अब हमारा टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारा V0, इनिशियल वॉल्यूम था। अब फाइनल टेम्परेचर कितना किया हमने, फाइनल टेम्परेचर किया हमने 273 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं, ये दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 546 केल्विन। पता है ना कैसे करना है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 273 प्लस 273 कितना होता है 546 केल्विन। टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए केल्विन में अगर देखेंगे तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 273, अब बढ़ के कितना हुआ 546, मतलब 273 से डबल हुआ है कि नहीं टेम्परेचर। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम भी क्या हुआ है, फाइनल वॉल्यूम भी क्या हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम के डबल हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम के क्या हुआ है डबल। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर अगर डबल होता है तो वॉल्यूम भी डबल होगा। अब यहां देखते हैं, यहां हमने क्या किया था, टेम्परेचर को डिक्रीज किया था, तो यहां भी हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, फाइनल टेम्परेचर कितना किया था हमने, डिक्रीज किया था -273 डिग्री सेल्सियस। यहां क्या किया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, और यहां क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ठीक। अब टेम्परेचर को हमने क्या किया है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे -273 तक डिक्रीज किया है, और हमारा शुरुआत का वॉल्यूम कितना है V0। अब देखिए ये दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा 273 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस बनेगा 0 केल्विन। मतलब इनिशियल टेम्परेचर से टेम्परेचर कहां आया है 0 पे, तो हमारा इनिशियल जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया, 0 लिखा है डिक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए। तो यहां भी क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम भी घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होगा। ये चार्ल्स ने उसके लॉ में एक्सप्लेन किया था। अब इसको एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन से समझते हैं। देखिए अब चार्ल्स का क्या कहना था, मान लीजिए कंसीडर वॉल्यूम ऑफ गैस is V0 at 0 डिग्री सेल्सियस। गैस का वॉल्यूम लिया हमने V0, कितने टेम्परेचर पे लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक गैस लिया है V0 वॉल्यूम का, उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाया हमने, टेम्परेचर इंक्रीज अप टू T डिग्री सेल्सियस। एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर तक हमने उसको इंक्रीज किया, मतलब 0 से हम कहां आ गए T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अब ये इनिशियल वॉल्यूम में क्या होगा, बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, वो हो जाएगा VT इज इक्वल टू, VT क्या है फाइनल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। मतलब V0 था 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा VT हो जाएगा। अब VT इज इक्वल टू कितना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, स्टैंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि इनिशियल वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ेगा
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? उसी के इनिशियल वॉल्यूम के 1/273 बढ़ेगा। अब यहाँ इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारा? V0। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा। कितना बढ़ेगा? उसके इनिशियल वॉल्यूम के 1/273 बढ़ेगा। अब ये कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? T डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। T डिग्री सेल्सियस पे बढ़ रहा है ना ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Vt इज इक्वल टू T से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 प्लस V0 इंटू T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। अब यहाँ V0 को कॉमन निकालते हैं तो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू V0 को कॉमन लिया। अब ये क्या बनेगा? 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। अब क्या करना है? इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू, अभी 1 के डिवाइडेड बाय 1 है ना, तो 273 मल्टीप्लाइड बाय 1 273 प्लस यहाँ नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय T डिग्री सेल्सियस और 273 मल्टीप्लाइड बाय 1 273 ये बनेगा। अब हमें पता है वी नो, क्या पता है? 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अगर किसी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड करते हैं तो टेम्परेचर कौन से सिस्टम में कन्वर्ट होता है? केल्विन में जाता है। अब T डिग्री सेल्सियस में ऐड किया तो केल्विन में बन जाएगा ना, तो ये बनेगा टेम्परेचर T इन केल्विन। क्या बनेगा? टेम्परेचर T इन केल्विन। अब यहाँ नीचे क्या है? 273 मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो जाएगा T0 इन केल्विन। 273 है ना, तो केल्विन में कितना लिया हमने? T0 लिया। अब इसके जगह पे लिखते हैं तो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या आएगा? T, और 273 की जगह पे क्या आएगा? T0। तो Vt इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये T इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? T और V0 अपॉन T। ये T यहाँ न्यूमरेटर में इधर आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? Vt अपॉन T इज इक्वल टू V0 अपॉन T। अब यहाँ मानते हैं Vt इज इक्वल टू V2 फाइनल वॉल्यूम, T इज इक्वल टू मानते हैं T2 फाइनल टेम्परेचर, V0 इज इक्वल टू क्या मानते हैं? V1 इनिशियल वॉल्यूम, T0 को क्या मानते हैं? T1 इनिशियल टेम्परेचर। अब यहां इक्वेशन क्या बनेगा? अब Vt की जगह पे क्या रखेंगे हम? V2 T2 V1 T1, तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको चार्ल्स लॉ इक्वेशन। अब यहां देखिए फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर का V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1, तो ये दोनों का भी क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? V अपॉन T इज इक्वल टू क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अब V यहाँ कांस्टेंट की जगह पे हम क्या मानते हैं? K, तो ये बन जाएगा V अपॉन T इज इक्वल टू K। T को इधर लेके जाते हैं तो V इज इक्वल टू K इंटू T। अगर K कांस्टेंट को हटाएंगे, इक्वलिटी साइन को हटाएंगे, तो ये बन जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स का क्या कहना था? चार्ल्स का फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा? चार्ल्स का फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to temperature at constant pressure।
चार्ल्स का एक फाइनल स्टेटमेंट बन सकता है। तो वॉल्यूम V को माना है हमने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर T को है एट कांस्टेंट प्रेशर P। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा K इंटू T। ये बनेगा आपका चार्ल्स लॉ का इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको मिलेगा। तो इससे आपको न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। तो ये है हमारा सेकंड गैस लॉ, चार्ल्स लॉ। अब इसके भी हमें ग्राफ पढ़नी है, तो इसका भी ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। अब देखिए यहाँ हमने वॉल्यूम लिया है, यहाँ लिया हमने टेम्परेचर। तो वॉल्यूम टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ क्या आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये T1 T2 T3 अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको इस तरह से ग्राफ मिल सकता है। तो ग्राफ एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर called as आइसोकोर। अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ निकालते हैं चार्ल्स लॉ का, तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, आइसोकोर। और अलग अलग बॉयल्स लॉ में अलग अलग, सॉरी यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा प्रेशर, ये आ जाएगा T1 T2 T3, ये हो जाएगा आइसोबार। क्या हो जाएगा, आइसोबार। अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ग्राफ निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार। और अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ होता है तो उसको बोलेंगे आइसोथर्म। और अलग अलग वॉल्यूम पे ग्राफ होता है तो उसको बोलेंगे आइसोकोर। तो ये क्या है, आइसोबार है, ये हमने कांस्टेंट प्रेशर पे लिया है चार्ल्स लॉ के लिए। तो अलग अलग कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ बनेगा ये क्या आ जाएगा, आइसोबार। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो है आपका गेल-लुजैक्स लॉ। अगर आपको चार्ल्स लॉ समझ में आए तो गेल-लुजैक्स लॉ इजीली समझ में आएगा। अब नेक्स्ट लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ। अब ये थर्ड गैस लॉ, ये गेल-लुजैक्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ गैस increase or decrease by 1/273 of its initial pressure at 0 degrees Celsius for every degree rise or fall in temperature at constant volume। अब गेल-लुजैक्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब मान लीजिए P नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान ले P नॉट ये गैस का इनिशियल प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस इनिशियल प्रेशर में टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, इसी इनिशियल प्रेशर का 1/273 पार्ट बढ़ेगा। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटता है तो इनिशियल प्रेशर भी, इसमें भी प्रेशर घटेगा। कितना घटेगा, उसी के इनिशियल प्रेशर का 1/273 पार्ट घटेगा। मतलब ये लगभग स्टेटमेंट किसके तरह है, चार्ल्स लॉ की तरह है। लेकिन चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया है, यहाँ प्रेशर आगे टेम्परेचर को लेना है। तो समझते हैं। अब मान लीजिए हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते करते कहां तक इंक्रीज किया है, T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया है। तो PT इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर ऑफ गैस एट
T डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया है, गैस के प्रेशर को T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो हमारा प्रेशर क्या बनेगा, इनिशियल प्रेशर इंक्रीज होके कितना बनेगा, Pt बनेगा। तो Pt इज इक्वल टू क्या आएगा, इनिशियल प्रेशर प्लस, यहाँ प्लस क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें पता है कि गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, उसी के इनिशियल प्रेशर का 1/273 पार्ट बढ़ेगा। तो इनिशियल प्रेशर इसमें ऐड होगा, इसमें कितना ऐड होगा, इनिशियल प्रेशर का 1/273 पार्ट ऐड होगा, और कितने टेम्परेचर पे हो रहा है ये, T डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, T को मल्टीप्लाई करेंगे, तो P0 प्लस P0 इंटू T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, तो Pt इज इक्वल टू P0 को कॉमन निकालेंगे, P0 इंटू 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो Pt इज इक्वल टू P0 इंटू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, और हमें पता है, हमें क्या पता है, तो 73 प्लस T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हमने लिया है T, और 273 इज इक्वल टू लिया है T0। ये टेम्परेचर केल्विन में है, केल्विन में लिया है, T है T0। तो इक्वेशन क्या बनेगा, Pt इज इक्वल टू P0 इंटू T अपॉन T0, तो T को इधर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Pt अपॉन T इज इक्वल टू P0 अपॉन T0। तो यहाँ मानते हैं Pt इज इक्वल टू मानते हैं P2, T इज इक्वल टू मानते हैं P2, T0 इज इक्वल टू मानेंगे P1, और T0 इज इक्वल टू मानेंगे P1। तो इक्वेशन बनेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये मिलेगा आपको ये लुज़ैक्स लॉ का इक्वेशन, ये मिला आपको ये लुज़ैक्स लॉ का इक्वेशन। अब यहाँ ये लुज़ैक्स लॉ इक्वेशन में फाइनल स्टेटमेंट उसने दिया है, कंक्लूड करके क्या स्टेटमेंट दिया है, तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मान लीजिए P है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनल की साइन को हटा दें, तो यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट K। तो ये मिलेगा आपको ये लुज़ैक्स लॉ का इक्वेशन। तो यहाँ ये थर्ड गैस लॉ है, और इसके बाद नेक्स्ट गैस लॉ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।